चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने जो टेंसेस है ना उनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, कि भाई टेंसेस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, टेंसेस में नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, सारी चीजें हमने कल की जो बेसिक क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे। ये सभी जो टेंसेस हैं ये इतने जो है आपको हार्ड नहीं लगेंगे। इसमें से सिर्फ दो ऐसे टेंस हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। एक है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक है आपके पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत आपका जो प्रेजेंट का परफेक्ट है वो भी आपको कंफ्यूज कर देता है। चलिए भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो सभी बच्चे रेडी है ना क्लास में कुछ नया सीखने के लिए? ठीक है, चलो। तो मैंने आपको जो हमारी क्लास थी कल की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट का भी जो इंडेफिनिट है, क्या है? इंडेफिनिट। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है इसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी। देखो, आपको एक बात बताता हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। देखो, जब हम इसमें सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको क्या लगाना पड़ता है? आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, फिर आपको वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। ये होता है कोई भी नॉर्मल जब हम सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके दो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक आपका पास्ट का जो इंडेफिनिट है, ये दोनों। ठीक है, ये क्यों आते हैं? देखो, इनमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाओगे, तो वहां पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आती है। सिंपल सेंटेंस ही जब आप बनाते हैं तो वहां पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आती है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपकी क्या आएगी? वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है, दूसरी बात, ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो इसका है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की आपको जो फॉर्म है वो कौन सी लिखनी है? पहली। वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पे जो वर्ब है ये वाली जो वर्ब है ये भी वर्ब की पहली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं है, ये नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो दो है ना कि भाई वर्ब की पहली फॉर्म में और इसमें अंतर क्या है? इसमें सिर्फ एस या ईएस फालतू है और इसमें एस या ईएस है ही नहीं। ये वाली जो है ये किसके साथ लगेगी? जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट रहेगा या सब्जेक्ट में किसी का नाम आएगा तब ये वाला रूल लगेगा। और जब ये नहीं होगा, ही, सी, इट नहीं होगा, इसके अलावा जो भी बचा हुआ है उन सब के साथ, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ आपका ये वाला रूल जो है वो लगने वाला है। ये सबको क्लियर है? स्कूल में अब तक आपको कैसे बताते थे भाई? एक बार में लिख देते थे सब्जेक्ट में वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगा दो, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दो। आपको ऐसे पढ़ाते थे स्कूल में। ठीक है, और अलग से बता देते भाई ही, शी, इट, इनके साथ आपका क्या लगेगा? वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ये आपको बताते थे स्कूल में, है ना। मैंने इनको दो अलग अलग स्ट्रक्चर में लिख दिया है अलग अलग करके कि भाई अगर वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा तो वो कौन से शब्द होंगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे, और जिसमें एस या ईएस लगेगा वो आपका कौन सा होगा। मैंने दोनों को अलग से जो है आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग लिख दिया ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है? अब हमने क्या सीखा है? हमने ये देखा ये दोनों एक ही है, एक ही तो है, बस इसमें एस या ईएस फालतू है। हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आपको क्या लिखनी है? नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है, फिर आपको वर्ब लगानी है, उसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। यही हमने सीखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है। जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी तो हमें क्या करना है? हमने क्या किया भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं इस वाले में, तो इन्होंने क्या बोला भाई तुम एक काम करो, हेल्पिंग वर्ब की जगह
हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या इस्तेमाल कर लो, डू और डज का इस्तेमाल कर लो। किसका इस्तेमाल कर लो, डू और डज का इस्तेमाल कर लो। और डू डज के साथ वर्ब की एक फॉर्म उन्होंने फिक्स कर दी, वो कौन सी है, वो है वर्ब की पहली फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि भाई तुम अब डू और डज के साथ एस या ईएस को नहीं लगाओगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें अपना डू या डज में से कोई एक इस्तेमाल करना है। उसके बाद डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने आपको समझा दिया, इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनमें ही जो है ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और इसमें ही आपको क्या होगा, जो है एरर देखने को मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। तो यहां पे अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो हमारी फिक्स हो गई है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हमेशा डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसमें बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारा डू डज ही आ जाएगा, जो हमारी क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वो ही नॉर्मल सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी से, यहां तक किसी को दिक्कत है? ये जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। ये ग्रुप डी में तो आएगी ही आएगी, ग्रुप डी के अलावा जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आते हैं वहां सभी पे ऐसे ही आपको जो है चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस है बिल्कुल। ठीक है, अब यदि मैं इनको अच्छे से देखूं तो ये क्या है, अच्छे से देखूं तो यही है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और एस या ईएस देखते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम सब्जेक्ट के बाद डू डज देखते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नॉट देखते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला है। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, प्रश्नवाचक वाक्यों का। डू डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और नॉट भी है, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख रखी है। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक चीज और दिमाग में बिठा लेना, यहां पे मैं लिख देता हूं नोट बना के, डू और ये जो आपका डू है और जो आपका डज है, डू और डज सिर्फ, डू और डज सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में या फिर सेंटेंसेस में लिख देता हूं। ठीक है, सेंटेंसेस में ही, सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इस्तेमाल होंगे और कहीं पे नहीं लगेंगे भैया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव जो आपके सेंटेंसेस है इनमें ही इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इनका इस्तेमाल सिंपल वाक्यों में या सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल वाक्यों में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आपको? अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आपको डू डज नहीं लगाना है, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तभी सिर्फ हमें डू डज का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो क्या आती है, वो ये आती है कि कौन सी वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे और कौन सी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहां पे, देखो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कम, क्या लिख दिया, कम। अब कम में तो मैं एस या ईएस लगा रहा हूं, कम्स बन गया। ठीक है, लेकिन देखो इसमें पीछे ई था, मुझे सिर्फ एस लगाने की जरूरत पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं गो लिखता हूं तो यहां पे मुझे गो के साथ पूरा का पूरा ईएस लगाना पड़ता है। तो कहां पे हमें खाली एस लगाना है, कहां पे ईएस लगाना है, ये चीज मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगती है ज्यादातर। ठीक है, इसी तरह से आपका जैसे हो गया आस्क, आस्क हो गया। अब इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, है ना, क्योंकि आपको वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक। तो मुझे कैसे पता चलेगा कहां पे एस लगेगा, कहां पे ईएस लगेगा? ये चीज हमें पता चलेगी, हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब का जो लास्ट में जो शब्द होगा, लास्ट में जो लेटर होगा, जो अल्फाबेट होगा, उससे हमें पता चलेगा। अब इसके 3 रूल्स मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं। ठीक है,
ये तीनों के तीनों रूल्स बस आपको याद रखने हैं और उसी के हिसाब से आप एस या ईएस जो है वो सेंटेंस में ऐड कर दोगे। ठीक है भाई, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। आगे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, आपको कुछ लेटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है नहीं आती तो मैं बनवाता हूं। देखो, इफ द वर्ब्स एंड विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल। ये कॉन्सोनेंट वोवल क्या होते हैं? वोवल जानते हैं क्या होते हैं? वोवल क्या होते हैं? वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं ना, स्वर, वोवल वही होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? व्यंजन। यानी कि इन ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 अल्फाबेट्स को छोड़ करके जितने भी बचे जाते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन जिनको बोलते हैं आप एक तरह से। ठीक है, वी जनरली एड जस्ट एस, क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं एट द एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब देखो इसकी हिंदी क्या लिखी है? इफ द वर्ब एंड विद ए कॉन्सोनेंट और ए वोवल, वी जनरली एड जस्ट एस एट द एंड ऑफ ए वर्ब। ये जो रूल है आपको तब समझ में आएगा जब आप आगे के रूल्स को समझोगे। एक बार इसके सेकंड रूल को देखो, सेकंड रूल क्या कहता है, फिर फर्स्ट रूल आपको समझ में आएगा। अगर आपको अपनी वर्ब के लास्ट में, अगर आपको अपनी वर्ब के लास्ट में ये मिलते हैं, ये डबल एस देखने को मिलेगा, एक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, एस एच देखने को मिलेगा, सी एच देखने को मिले या ओ देखने को मिले, ये आपको याद रखने हैं। ये जो लेटर्स हैं ये याद रखने हैं आपको। अगर डबल एस देखने को मिलता है, एक्स देखने को मिलता है, एस एच देखने को मिलता है, सी एच देखने को मिलता है या ओ देखने को मिलता है, अगर आपको अपनी वर्ब के लास्ट में देखो डबल एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, ठीक है, एक्स आ रहा है, एस एच आ रहा है, ओ आ रहा है, अगर ये चीज आपको देखने को मिलती है तो आपको क्या करना है, आपका जो ये वर्ब होगा उसके लास्ट में आपको क्या लगा देना है? ईएस ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? ईएस। अब देखो कैसे, जैसे कि मुझे यहां पे मेरा वर्ब है पास, अब मुझे इसमें एस लगाऊं या ईएस, ये कंफ्यूजन रहेगी, तो मुझे क्या देखना है? ये चीज याद रखनी है, बस डबल एस होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एस एच होना चाहिए, ये ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 लेटर्स हैं, ये बस आपको याद रखने हैं। अगर ये है तो वर्ब के लास्ट में आपको ईएस ऐड कर देना। जैसे पास में मैंने ईएस ऐड कर दिया, पासिस बन गया। मिस में मैंने ईएस ऐड कर दिया, वॉच में मैंने ईएस ऐड कर दिया, कैच में मैंने ईएस ऐड कर दिया, क्योंकि देखो सी एच एस एस डबल एस वाले जो है वो वहां से मैच कर गए। इसी तरह से अगर एक्स है तो मुझे ईएस ऐड कर देना है, एक्स है तो ईएस ऐड कर देना है, एस एच है तो मुझे ईएस ऐड कर देना है, एस एच है तो फिर मुझे ईएस ऐड कर देना है। अगर सिंपल ओ आया है तब भी मुझे ईएस ही ऐड करना है। जैसे गो में ईएस हम लगा रहे हैं ना, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट में आ रहा है ओ। ये रूल्स हैं भाई, रूल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मतलब शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप इनको याद कर लो। यही शॉर्टकट है। अगर आपको लास्ट में ये दिखाई देते हैं तो आपको इनके लास्ट में ईएस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ईएस आपका कहां पे लगेगा? आ गया भाई समझ में? चलिए रूल नंबर 3 देखिए, उसके बाद फर्स्ट को बताता हूं। अब क्या होता है कि हमारा जो वर्ब है ना उसके लास्ट में वाई आता है कई बार। क्या आता है? वाई। तो आप ये जो वाई है, पहले तो इस वाई को आप कन्वर्ट करोगे आई में। इसमें कन्वर्ट करोगे आई में, फिर इसके बाद आप लगाओगे आई में कन्वर्ट करने के बाद आप लगाओगे ईएस। क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे। अगर लास्ट में वाई दिखाई देता है तो वाई को बनाओगे आई और आई के पीछे लगाओगे ईएस। ये सब ईएस के ही फॉर्मूले हैं। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो ईएस का ही है। ये यहां पे लिखा हुआ है, इफ वर्ब एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट वाई। अगर एक वाई जो आपकी वर्ब है वो वाई से एंड होती है, ये कॉन्सोनेंट के अंदर ही तो आता है। वोवल में तो सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू ये आते हैं। ठीक है, देखो एक्सेप्शन हर जगह होता है। अब कॉन्सोनेंट में जो एक्सेप्शन है वो वाई वाला है, तो वाई अगर आएगा तो वाई को पहले आपको क्या करना है? वाई को हटा करके वाई को आपको आई में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ईएस लगा देना है उसको। ठीक है, क्या लगा देना है? ईएस लगा देना है। जैसे फ्लाई, अब फ्लाई में से वाई को मैंने हटाया तो एफ एल बच गया। अब वाई की जगह मैंने लगाया आई और प्लस में ईएस कर दिया, फ्लाइज बन गया। जैसे क्राई, क्राई माने रोना। ठीक है, तो क्राई में से सीआर को लिख दिया पहले और वाई को बनाया मैंने आई और उसके पीछे मैंने लगा दिया ईएस। बस 3 ही रूल याद करने, ज्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली जो बच जाते हैं इसके अलावा, इन रूल्स के अलावा नॉर्मली जो बच जाते हैं जितने भी वोवल कॉन्सोनेंट है आपके, सबके बाद आप एस लगा दोगे। सिर्फ क्या लगा दोगे? एस।
जैसे बाय का बन गया बाइज, ड्रिंक का बन गया ड्रिंक्स, एंजॉय का बन गया एंजॉयज, ठीक है, हेल्प का बन गया हेल्प्स, लुक का बन गया लुक्स। तो नॉर्मली आपको सिर्फ एस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 रूल पढ़े हैं, वो 2 रूल एक बार मैं आपको अलग से यहाँ पे लिखवा देता हूं। वो क्या है, रूल क्या है, इनको हटा दो भाई यहां से। चलो रूल क्या है, फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा था, अगर सेंटेंस जो हमारा वर्ब है उसके लास्ट में वाई है तो वाई को आपको कन्वर्ट कर देना है आई में, और आई के बाद लगा देना है ईएस, ठीक है, ईएस। जैसे हमने पढ़ा था क्राई, तो क्राई में बन गया था सीआर, अब वाई को मुझे बनाना है आई, और आई के बाद लगा देना है ईएस, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा था, अगर हमारे वर्ब के लास्ट में क्या क्या है, अगर हमारे वर्ब के लास्ट में हमें डबल एस देखने को मिलता है, ठीक है, ईएस देखने को मिलता है, सीएच देखने को मिलता है, एसएच देखने को मिलता है, एक्स देखने को मिलता है, ओ देखने को मिलता है, तो इनके बाद तुरंत आपको ईएस को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इनके बाद हमें तुरंत ईएस को ऐड कर देना है। अब इन दोनों रूल्स के अलावा जो भी कुछ बचा है, ये दोनों ईएस वाले हैं, ये दोनों जो रूल हैं ये हैं ईएस लगाने वाले। इनके अलावा जो कुछ बच जाता है सबके साथ सिर्फ आपको एस लगाना है। क्या लगाना है, एस। तो नॉर्मल जो भी अब आपके वोवल बचे हुए हैं, इनके अलावा जितने भी आपके अब बच गए हैं उन सब के साथ आपको नॉर्मली क्या ऐड कर देना है, एस ऐड कर देना है, बस। ये आपको याद रखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है यहां तक, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, अब उसकी असली जो खासियत है वो हमारी निकल के सामने आने वाली है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की असली जो खासियत है वो अब हमारे सामने आएगी। इनको अभी मत देखो, इनको भूल जाओ ये क्या चीज लिखा हुआ है। ये नीचे वाले जो पॉइंट्स है इन पे आपको फोकस करना है। अब यही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बस पढ़ने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनसे ज्यादा और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। वैसे मैं आपको अगर इसकी एक खासियत बताऊं तो वो ये है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसको क्या किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान ये है कि हमारा जो काम है, जो काम हम इसमें बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सबसे पहले तो ऐसे काम होंगे जो आपके जो एडवर्ब ऑफ टाइम हमने पढ़ा था ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हम टाइम के बारे में बता रहे थे, है ना, टाइम के बारे में बता रहे थे ना कि भाई एक पढ़ा था आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पढ़ा था, एक फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, 2 आपने पढ़े थे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपका अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं तातेती तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, इसको पढ़ के क्या करोगे, आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा इसको पढ़ने से। जो चीज एग्जाम में आएगी, जिससे आप एग्जाम में पहचानोगे, वही चीज सिर्फ आपको पढ़नी है, ठीक है। चलो तो मैं आपको यहाँ पे शुरुआत कराता हूं। देखिए, जितने भी आपके हैबिट को बताने वाले शब्द हैं, अब आपकी हैबिट कैसे बताते हैं शब्द, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आप मार्केट जाते हैं, देखो कोई भी ऐसा काम हो जिसको आप करते रहते हैं अक्सर, चाहे आप दिन में एक बार करें या महीने में एक बार करें या साल में एक बार करें, लेकिन आप करते रहते हैं, उस काम को दोहराते रहते हैं, तो वो आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा। आपका जो डेली रूटीन है, सुबह से शाम तक आप जितने भी काम करते हैं, जितने भी आप चाहे खाना खाते हैं, सोते हैं, है ना, आप घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, फोन चलाते हैं, जितने भी आप सुबह से शाम तक कार्य करते हैं, वो सबके सब आपके रेगुलर एक्शंस में आएंगे या फिर जो आपके रिपीटेड एक्शंस हैं उनमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इसी को देखो, जो आपके रेगुलर एक्शंस हैं, जो आप रोजाना करते हैं, आपकी आदत के अंदर आते हैं, आपकी दिनचर्या के अंदर आते हैं, वो सबके सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे, ठीक है। तो जितने भी हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल मतलब आदत वाले एक्शन है, जिनको आप बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि राहुल कम्स हेयर डेली। अब एक चीज देखो, राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, राहुल किसी व्यक्ति का नाम है। सिर्फ आपको यह बात याद रखनी है, 2 ही ऐसे जो आपके सेंटेंस है ना, सेंटेंस जो आपके सेंटेंस है, जो आपके सेंटेंस है, सिर्फ 2 ही ऐसे सेंटेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। एक है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, इज एम आर वाज वर नहीं दिखाई दे रहा है, हैज हैव नहीं दिखाई दे रहा है,
डू डज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपका डिड नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके दो ही सेंटेंस हो सकते हैं। या तो वो सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट का होगा, पहचान में कैसे आएगा, सब्जेक्ट के बाद देखो आपको कोई हेल्पिंग वर्ब तो मिलेगी नहीं, या तो वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी या फिर पहली फॉर्म में ऐसे या ईएस मिलेगी, ऐसा मिलेगा देखने को, या वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। बस जैसे ही आपको दिखाई दे समझ जाना सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है या आपके पास्ट के इंडेफिनिट का है। अगर सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट जो पास्ट है उसका इंडेफिनिट है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो राहुल है, इस सेंटेंस में कहीं भी मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरी बुद्धि में दो ही चीजें आएंगी, या तो ये पास्ट इंडेफिनिट है या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैं आगे देखता हूं जो हमारा वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। जैसे ही मैंने वर्ब में एस या एस लगा हुआ देखा, अब मेरी बुद्धि में चढ़ गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है। ऐसे तो पहली बात आप सेंटेंसेस को पहचानोगे प्रेजेंट वाले जो हैं, आपको हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं करना है। राहुल कम्स हेयर डेली। अब देखो यहां पे एक शब्द मैंने देखा डेली, क्या देखा, डेली, डेली शब्द देखा। डेली का मतलब होता है रोजाना, ये क्या है, रोजाना। अब मैं आपको कुछ ऐसी लिस्ट दूंगा, अगर ये शब्द उसमें है तो वो सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा। आपको पहचानने कैसे हैं, आपको सिर्फ इसी चीज से पहचानने हैं, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हर टेंस के लिए अलग, जो हर टेंस के लिए अलग होते हैं ताकि उसकी पहचान कर सकें, ताकि उसकी पहचान कर सकें, ठीक है, ताकि उसकी पहचान कर सकें। हर सेंटेंस के लिए ऐसे शब्द बनाए गए हैं, अगर आप उनको याद करोगे तो आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो शब्द पहचान के आप बता दोगे कि सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है और ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे क्या देखने को मिला, डेली, राहुल कम्स हेयर डेली, राहुल यहां रोजाना आता है। सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है ज्यादातर, अक्सर। सी यूजुअली ड्रिंक्स, देखो सी किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट है, देखो वर्ब में एस या ईएस है। इस सेंटेंस में भी कहीं पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सी यूजुअली ड्रिंक्स 2 लीटर वाटर, यानी कि वो अक्सर 2 लीटर पानी पीती है। तो यहां पे मुझे एक शब्द मिला यूजुअली। आगे देखो, दे गो टू दिल्ली एवरी संडे, क्या मुझे मिला शब्द, एवरी संडे, वो हर संडे दिल्ली जाते हैं। सी ड्रिंक्स मिल्क एट लंच, ये नॉर्मल सेंटेंस है, वो लंच में दूध पीती है, कब पीती है, लंच में दूध पीती है। अब ये जो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, वैसे तो ये किसी की हैबिट को बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है, लेकिन यहां पे आपको पहचान, अगर किसी सेंटेंस में डेली दिखाई देगा तो वो सेंटेंस 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर लिखा दिखाई देगा, वो सेंटेंस भी हमेशा प्रेजेंट के किसका होगा, इंडेफिनिट का होगा। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो आपको याद रखने हैं। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखाई देते हैं, अगर ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं, तो हमेशा वो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट का ही होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एवरी, क्या लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुको, अब ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है एवरी, एवरी के बाद आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीकेंड, एवरी मंडे, कुछ भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको एवरी के बाद कुछ भी देखने को मिल रहा है तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, और किसी का नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। अब वो आपको क्या करेगा, वो बोलेगा क्या, ही इज गोइंग, वो क्या बोलेगा, ही इज गोइंग मार्केट, वो बोलेगा ही इज गोइंग मार्केट एवरी संडे। आपको वो कैसे देगा, वो आपको ऐसे एरर देगा एग्जांपल में, वो जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे मिलेगा, ही इज गोइंग मार्केट एवरी संडे। उसने इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना के दिया है, लेकिन ये गलत बना हुआ है। क्यों,
क्योंकि हमारा आगे लिखा हुआ है एवरी संडे, तो इसका मतलब ये सेंटेंस उसने एरर करके दिया है, और एरर कहां पे दिया है, यहां पे। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा वर्ब की फॉर्म में एसईआईएस लग के, क्योंकि ही के साथ एसईआईएस लगेगा वर्ब में। ही गोज टू मार्केट एवरी संडे, ऐसे आएगा, ऐसे एरर मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको कैसे मिलेगा, वहां पे ऐसे मिलेगा आपको। अगर ये शब्द कहीं पे दिखाई देते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। और देखो, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है इन द इवनिंग्स, ये इवनिंग्स क्यों लिखा हुआ है, इवनिंग है, ठीक है। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ये शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये भी क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बताएंगे। अगर आपको मिलेगा, ये एस कहां से लग गया भाई इसमें सब में, ठीक है। अगर आपको मिलेगा ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, तो भी ये जो सेंटेंस है किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाया था ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था ना, बताया था, ठीक है। जो हमें ये बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, एक बार होता है, बार बार होता है, हमेशा होता है, 10 बार होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि ऑलवेज अगर किसी सेंटेंस में मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हटा दो आगे से, ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट, जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉर्मली, वेरी ऑफन, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयर, सेल्डम, हार्डली, नेवर, कहीं भी ये सेंटेंस में दिख जाए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार देख लो इसको, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार दिमाग में से घुमा लो, आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मिलेगा। इनकी हिंदी लिखवा दो, बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो हिंदी लिखवा देता हूं एक बार, ठीक है। जैसे ऑलवेज का मतलब होता है, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूं मैं इस बार, देखो, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या मतलब होता है, हमेशा। दिख रहा है ना क्लियर आपको, ये हमेशा, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है, ऑलमोस्ट का मतलब बस होने ही वाला है, जैसे कि जैसा आप बोलते हैं ना, हाँ बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब बस पूरा होने की कगार पे है, कंप्लीट होने की कगार पे है, ठीक है, ज्यादातर हो गया है, एक तरह से बोल सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यूजुअली, अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। जनरली का मतलब भी अक्सर ही होता है, या फिर सामान्यतः भी आप बोल सकते हैं, सामान्यतः, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नॉर्मली मतलब नॉर्मल तरीके से, साधारणतः, साधारण तरीके से, साधारणतः, ठीक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। वेरी ऑफन, अक्सर ही, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आपको ऑफन या वेरी में से वैसे एक ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑफन हमने लिख दिया क्या ऊपर, नहीं ये रहा। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, क्या मतलब होता है इसका, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। रियली का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार, यानी कि रियली का मतलब है कभी कभार ही होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। ओकेशनली और रियली दोनों का मतलब सेम ही है। सेल्डम का मतलब भी यही है, कभी कभार ही, ठीक है। हार्डली का मतलब हार्डली एवर, ये जो दोनों हैं इन दोनों का मतलब एक ही है, मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी वहां पे हिंदी नहीं आएगी। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। नेवर का मतलब क्या होता है आपका, कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये दिखाई देते हैं, अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ लोगे ना, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ मत पढ़ो, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे, इतना जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्लाइड है ये आप पढ़ लो, और आपको किसी सेंटेंस में इनमें से कुछ मिलता है, वो आपको उस सेंटेंस को गलती करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अलग अलग टेंसेस में बना के देगा। आपको उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आ जाना है। किस में लेके आ जाना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही लेके आ जाना है। देखो जैसे एग्जांपल देखो, कैसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है द क्वीन इज प्रेइंग फॉर हर सन एवरी डे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी डे। अभी बताया था ना पीछे, क्या लिखा हुआ है, एवरी डे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एवरी डे लिख गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन इसने देखो इज़म माल लगा के बना रखा है, इसलिए सेंटेंस गलत है, ठीक है। आगे आगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, आगे वाला ठीक है। सी इज ऑलवेज, ऑलवेज आ गया यहाँ पे, अब इसने ऑलवेज आ गया लेकिन इज़म माल लगा के बना रखा है। राजू इज अटेंडिंग मीटिंग ट्वाइस अ मंथ, देखो ट्वाइस अ मंथ आ गया, ठीक है, मंथ में 2 बार, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। ये भी सेंटेंस इसने इज़म माल के द्वारा बना रखा है, लेकिन बनना किसके द्वारा चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा। आई जर्नली, जर्नली, यूजुअली,
अभी पढ़े थे ना, ये आ गया, तो ये किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रवि इज ऑफन, ऑफन आ गया, किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जितने भी शब्द हैं ये सबके सब आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस को पहचानने में। लेकिन यहां पे एक ऐसा शब्द है जो सितार लगाने के लायक है, क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज के लिए आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऑलवेज दो तरह से आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है, दो तरह से। कौन से तरह से देखने को मिलेगा, ऑलवेज जो है दो तरह से इस्तेमाल होता है, यहां पे बता देता हूं अलग से। देखो ये जो ऑलवेज है, ये जो ऑलवेज है ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। दो तरह से कैसे, एक तो ये होगा नॉर्मल हैबिट बताने के लिए, नॉर्मल आपको आदत बताना है, कोई रूटीन बताना है, कोई एक्शन बताना है, नॉर्मल जो आप बताते हैं। एक होगा जब आप किसी व्यक्ति से तंग आ जाते हैं, किसी व्यक्ति की शिकायत करते हैं, किसी व्यक्ति से आपको चिढ़ हो जाती है, वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। उस सेंटेंस में भी आपका क्या लगेगा, जो है ऑलवेज लगेगा, ठीक है। जब आपको किसी की कोई शिकायत करनी हो, क्या करनी हो, शिकायत करनी हो, ठीक है, आपको किसी ने कुछ दुख पहुंचाया हो, ठीक है, आप किसी से तंग आ गए हो, ऐसा सेंटेंस में लिखा होगा, ठीक है, ऐसा भाव वो दे रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑलवेज को इस्तेमाल करना है। लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला है वो अलग होगा और यहां पे जो फॉर्मूला है वो आपका अलग होगा। आप देखो अलग कैसे होगा। जो नॉर्मल आपका होगा हैबिट वाला वो तो लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, लेकिन जो आपका नॉर्मल वाला नहीं है, ये इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से आपको ईर्ष्या हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसी की शिकायत करनी है, वो वाला ये जो है फॉर्मेट निकाल के लाता है। तो इसमें आपको इजएमआर के साथ जो है ऑलवेज को लगाना पड़ेगा, किसके साथ, इजएमआर के साथ, ठीक है। चलो यहां पे जो रहेगा नॉर्मल रहेगा आपका, नॉर्मल वाला जो होता है यानी कि सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगा के नॉर्मल बनाना है। यहां पे जो बनेगा वो आपका इजएमआर के साथ बनेगा, किसके साथ बनेगा, इजएमआर के साथ बनेगा, और वर्ब में आईएनजी आपको लगानी है, ठीक है, क्या लगानी है, वर्ब में आईएनजी इधर लगानी है और इधर आपका नॉर्मल बनेगा। अब देखो कैसे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है शी इज ऑलवेज प्लेइंग फुटबॉल, वो हमेशा फुटबॉल खेलती है, नॉर्मल सेंटेंस है, किसी की कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे इससे कोई दुख हो रहा है, ना मुझसे इससे चिढ़ हो रही है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो जब ये नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, इसमें आप इजएमआर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉर्मल बनेगा, यहां पे आईएनजी भी नहीं लगाओगे। तो यहां पे क्या आएगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा शी ऑलवेज प्लेज फुटबॉल, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस आपका, ठीक है। आगे देखो, साहिल इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, साहिल हमेशा सच बोलता है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, भाई कोई व्यक्ति सच बोलता है तो ये तो अच्छी बात है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें गलती क्या है कि ये इजएमआर लगा के बना दिया, तो मुझे इसमें से इज और यहां से स्पीकिंग में से आईएनजी हटानी है। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहिल ऑलवेज स्पीक्स, साहिल ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, ये मेरा ऐसे बनेगा। आगे देखो, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट हर डॉटर, वो हमेशा अपने डॉटर की कंप्लेन यानी कि शिकायत करते रहते हैं या कर रहे हैं, ऐसा आपको बोलना है। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, शिकायत की बात हो रही है, भाई वो उससे दुखी हो गए होंगे, उससे चिढ़ गए होंगे, उससे नफरत करने लगे होंगे, इसलिए वो उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस आप देखो कितना चालू है, इसमें नहीं दिया इजएमआर लगाने के लिए, है ना, जिनमें इजएमआर लगना नहीं चाहिए था उसमें तो उसने इजएमआर लगा के दिया, लेकिन जिसमें इजएमआर की जरूरत थी उसको नॉर्मली दे दिया। ऐसे ही जो है आपको नॉर्मली जो एरर है वो देखने को मिलेंगे। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें इजएमआर लगा के बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा दे आर, दे के साथ आर ही लगता है ना, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज। अब जो इजएमआर है इसके साथ जो वर्ब है ये हमारी वर्ब, इसमें आईएनजी लगेगी, तो कंप्लेन का क्या बन जाएगा, कंप्लेनिंग, ठीक है, ऐसे दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब आगे जो आपका बचा हुआ है वो लिख देंगे अबाउट हर डॉटर, अबाउट हर डॉटर, ठीक है, इस तरह से बनाओगे। एक और देखो, ही ऑलवेज फाइट लाइक दिस, वो हमेशा, फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना, वो हमेशा इसी की तरह लड़ाई करता है, वो हमेशा इसी की तरह लड़ता है। तो यहां पे देखो लड़ने की बात हो गई, लड़ने झगड़ने की, ईर्ष्या करने की, कंप्लेन करने की बात हो गई, तो इसमें देखो आईएनजी नहीं लगा के थी, इसमें लगनी चाहिए थी आईएनजी। तो ये सेंटेंस कैसे सही बनेगा, ही इज, ही के साथ इज आएगा, अब लिखेंगे ऑलवेज, ही इज ऑलवेज। अब फाइट का क्या बनेगा,
फाइट का क्या बनेगा, फाइट में आईएनजी लगानी है, फाइटिंग बन जाएगा, ठीक है। ही इज ऑलवेज फाइटिंग लाइक दिस, ही इज ऑलवेज फाइटिंग लाइक दिस, वो हमेशा ऐसे ही लड़ता झगड़ता रहता है। आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर से पहचानना है, हिंदी हिंदी लगा के नहीं देखना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। अगर ऐसा दिख रहा है तो उसमें ये लगाना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, इस टॉपिक को एक बार और आपको रिवाइज करना है, फिर आपको समझ में आएगा। ही इज ऑलवेज टेकिंग द सेम बस टू रीच द स्कूल, वो हमेशा सेम बस को ही लेता है अपने स्कूल जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए। तो इसमें तो किसी से कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मली में सभी वही बस लेते हैं, दोनों को कंफर्टेबल होती है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसमें हमें इज एम आर की जरूरत नहीं है, और ये जो टेकिंग लिखा हुआ है ना, इसमें आईएनजी की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इज एम आर तो लगेगा नहीं, टेकिंग का ही के साथ ये क्या बन जाएगा, टेक्स बन जाएगा, ऐसे बस आपका सेंटेंस, बाकी सब कुछ ठीक है। आगे देखो, माई ब्रदर ऑलवेज बीट मी एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन फॉर इट, मेरा जो भाई है वो हमेशा मुझे, बीट का मतलब होता है पीटना, इसका मतलब होता है पीटना, मेरा भाई हमेशा मुझे पीटता है, इसलिए मैं जा रहा हूं उसकी कंप्लेन करने के लिए कि वो मुझे पीट रहा है, पीटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, शिकायत हो रही है, कंप्लेन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये जो माई ब्रदर है, पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये मत सोचना माई सब्जेक्ट है, माई सब्जेक्ट नहीं है, माई ब्रदर। ये बताओ ये है एक व्यक्ति, ये है एक व्यक्ति, इसका नाम है राहुल, इसका नाम क्या है, राहुल है। अब मैंने बोला भाई ये ना मेरा भाई है तो यही एक ही है, अकेला ये, यही सब्जेक्ट है, मेरा भाई है ये, मेरा भाई है ये, ठीक है। और मैंने इसका नाम रख दिया राहुल। अब मैंने राहुल नाम नहीं लिया, मैंने बोला मेरा भाई हमेशा मुझे पीटता है, ये पूरा अब भी तो है, इसके लिए मैंने माई ब्रदर, मेरा भाई के लिए इस्तेमाल किया है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, माई ब्रदर ऑलवेज। लेकिन हमें इसमें कंप्लेंट दिख रही है, हमें इसमें दुख दिख रहा है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इज एम आर लगाना पड़ेगा। तो अपने भाई के लिए मैं इज का इस्तेमाल करूंगा, माई ब्रदर इज ऑलवेज। और मुझे बीट नहीं लिखना इस बार, मुझे क्या लिखना है, बीटिंग लिखना है, आईएनजी लगा के, वर्ब क्या है, बीट है। अब आपका जो सेंटेंस है वो एकदम ठीक है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका सेंटेंस जो है 100% राइट है आपका, ठीक है। यहां तक भाई सभी को क्लियर है ना, मुझे बता दो एक बार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसी बात तो नहीं है कोई समझ में नहीं आ रही हो कोई चीज, बताओ भाई जल्दी से, ऐसा तो नहीं है कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो किसी को, जल्दी बताओ कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो भी करना है, आपकी जो एचएसएससी की जो ग्रुप डी की जो आपकी डेट है ना, वो बहुत जल्दी आपकी आने वाली है, ठीक है। ये लगा लो 10 तारीख से पहले पहले आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। भाई बाकी अंतर्यामी तो हम भी नहीं है, ऐसा तो हम भी नहीं है कि हम भी कहीं से नींबू काट के लाए हैं, पूछा कड़वा के लाए हैं, तब भी तवीज बनवा के लाए हैं कि 10 तारीख से पहले ही निकलेंगे। बाकी ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी एक आपने देखा होगा, उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो एचएसएससी के चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई प्रक्रिया चालू हो गई है, बहुत जल्दी आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर है ना भाई। थोड़ी बहुत तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई सब कुछ हवा हवाई है, हवा हवाई होता तो आप सीख गए होते अब तक। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आसान हो सकता है उतना आसान आपके लिए इसको बना दूं। अब देखो यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस करो, साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गलती हो रही है, द क्वीन इज प्रेइंग फॉर हर सन एवरी डे। अब देखो ऑलवेज के लिए वो रूल्स तो सिर्फ ऑलवेज के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब मुझे दिख गया यहाँ पे एवरीडे आ गया, मतलब सेंटेंस किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो मुझे इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, ना मुझे आईएनजी लगानी है। तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, ये इज एम आर तो आएगा नहीं, और प्रेइंग का क्या बन जाएगा, प्रेज बन जाएगा बस, और आपका सेंटेंस कुछ नहीं करना, ठीक है। द क्वीन प्रेज फॉर हर सन एवरी डे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑलवेज आ गया है, इसलिए यानी कि यहाँ पे वो रूल फॉलो होगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर किसी की शिकायत है तो आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल है भाई, वो सत्य बोलता है हमेशा। अब वो हमेशा सच बोलता है, इससे किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, सबको सच बोलना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये नॉर्मल बनेगा, तो इसलिए मुझे इसमें इज एम आर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे स्पीकिंग में आईएनजी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पीक्स आना चाहिए, तब आपका सेंटेंस सही होगा। देखो, राजू इज अटेंडिंग मीटिंग ट्वाइस अ मंथ। राजू मंथ में 2 बार मीटिंग अटेंड करता है, तो भाई सही है, करता है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को है ही नहीं। तो यहाँ पे भी इज एम आर नहीं आएगा, और अटेंडिंग में क्या नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। नॉर्मल क्या आएगा, अटेंड्स आएगा। अब देखो एक चीज,
मैं हर जगह एस क्यों लगा रहा हूं, SEIS क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर चल रहा है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखो अब नहीं मिलेगा, यहां पे लिखा हुआ है आई, ये ही सी इट में नहीं आता है, इसलिए इसमें जो वर्ब है उसमें आपकी SEIS नहीं लगेगी। आई जनरली मीट हिम ऑन संडे, आई जनरली मीट हिम ऑन संडे। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, जर्नली, जर्नली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, ये सब क्या है, ये सब फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और इसने बना भी रखा है, कोई इशू नहीं दिखा मुझे इसमें। आगे देखो, रवि इज ऑफन, अब देखो ऑफन आ गया लेकिन इज दे रखा है तो इज नहीं आएगा। रवि ऑफन, अब कमिंग नहीं आएगा, जब इज नहीं है तो कमिंग नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए, कम्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कम्स। रवि ऑफन कम्स हेयर एट नाइट, रवि अक्सर यहाँ पे कब आता है, रात को आता है, ठीक है। इस तरह से जो है आप क्या करोगे, इस तरह से आपका जो एरर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इससे बाहर एरर नहीं आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ही एरर मिलेगा। वो हेल्पिंग वर्ब का ही एरर देते हैं, टेंसेस में वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, वो बस ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इनमें ही गड़बड़ करेगा, ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है भाई सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े, ठीक है। अभी तक हमने देखा है हैबिट के बारे, जो सेंटेंस थे हैबिट जो बता रहे थे वो सेंटेंसेस हमने देखे थे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा होती ही रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, ना कभी रुकती हैं, रुक जाएंगी तो दोबारा चालू हो जाएंगी, है ना। तो ऐसी जो चीजें हैं वो आती हैं हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और इन चीजों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स छुपा हुआ है, यूनिवर्स छुपा हुआ है ना, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी है वो इसमें छुपा हुआ है, यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित, यूनिवर्स से संबंधित ऐसी चीजें जो अक्सर होती रहती हैं। जैसे सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, कभी उत्तर से निकलता हुआ देखा है, नहीं देखा है, हमेशा आपका पश्चिम में ही अस्त होगा। बारिश जो है वो जब बरसती है तो आप बारिश में बाहर निकल के देखो, आप भीग जाओगे। कोई भी व्यक्ति बिना छतरी के, बिना कोई एक्सटर्नल अपने ऊपर कोई कोटिंग करे हुए अगर बाहर निकलेगा तो वो भीग ही जाएगा, हमेशा भीगेगा। आप उसमें आंच में हाथ दे के देखो, आग होती है ना, आग, आग में हाथ दे के देखो, जल ही जाओगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, अगर आपने ये किए तो आप ये होगा ही होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक पृथ्वी पे होती ही रहती हैं, ठीक है, अपने आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में होती रहती हैं। इनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल सत्य है, ब्रह्मांड के सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, ऐसे बोलते हैं इनको, ठीक है, या फैक्ट आप बोल सकते हैं। ये हमेशा आज भी ऐसे ही हैं, आगे भी ऐसे ही रहेंगे, धरती खत्म हो जाएगी, नई धरती पे भी ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब वो इसमें गलती कैसी देगा, वो गलती ऐसे देगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो उसका फॉर्मूला है उस रूल में नहीं देगा, आपको कुछ और रूल दे देगा, उसमें आपको इजमल लगा के दे देगा, वाजबल लगा के दे देगा, हैज हैव लगा के देगा, हेड लगा के दे देगा, ऐसी गलती देगा आपको। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो राइज होता है कहां से, ईस्ट से, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, ऑर्बिट्स का मतलब होता है चक्कर लगाना, भाई मून चंद्रमा जो है हमारा धरती के चक्कर लगा रहा है, ठीक है ये बात। वाटर बॉइल्स, पानी जो है बॉइल होता है, उबलता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री तापमान पे जो पानी है वो उबल जाता है, एकदम सत्य बात है, सत्य बात है ना, ठीक है। अवर प्लानेट अर्थ, हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है धरती, वो रोटेट करता है, परिक्रमा लगाता है, किसकी परिक्रमा लगाता है बताओ, सूर्य की परिक्रमा लगाता है, और अपने एक्सिस पर घूमता भी रहता है। अर्थ दो तरह से काम करता है, देखो मान लो ये है सूर्य, ये है सन, ये है अर्थ, तो अर्थ क्या करेगा, जैसे अपने वहां पे तो घूमता ही रहेगा, अपने वहां पे घूमते घूमते ये सूर्य के चारों ओर भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो दो प्रकार की ये जो परिक्रमा है वो करता है, समझ में आ गया। जैसे आप किसी बॉल को फेंकोगे, बॉल को फेंकोगे ना, तो बॉल एक तो अपने आप में घूमती घूमती जाएगी, एक यहां से वहां जा रही है, तो दो तरह की जो है वहां पे आपका मोशन होता है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आप, ये नहीं फिजिक्स में, फिजिक्स का है, ठीक है। चलो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है। मंडे कम्स आफ्टर संडे, भाई मंडे संडे के बाद ही आएगा, एकदम राइट बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी मंडे जो है ये संडे के बाद, ऐसे नहीं हो सकता संडे के बाद तुरंत ट्यूसडे आ गया या सैटरडे आ गया, नहीं, संडे के बाद हमेशा मंडे ही आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ ही बना दिया धरती का ये, ठीक है। किसी और ग्रह पे अलग टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन हम तो धरती के हिसाब से पढ़ेंगे भैया, धरती पे देना है एग्जाम हमें, ठीक है। प्लैनेट गिव, अब देखो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं,
सही बात है, हम उनको क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ठीक है। 2 and 2 makes 4, भाई 2 और 2 मिलके कितने बनते हैं, 5 बनते हैं क्या, है सर 2 और 2 मिलके 22 बन गए, ये बन गए 22 है, गलत बता दिया सर। भाई धरती वाली गणित पढ़ो, बाहर वाली मत पढ़ो, मंगल ग्रह की, ठीक है। तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 बनाते हैं, एकदम सत्य बात है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे ही होते हैं बस, मतलब जो काम चेंज नहीं हो सकता, जो है तो है, ऐसा ही रहेगा हमेशा, ना उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, जिसको ऐसा ही हमने देखा है, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही देखा था, आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देखेगी। अब वो आपको यहाँ पे एरर कैसे देगा मैं आपको दिखाता हूं, देखो एरर किस तरह के मिलेंगे, जो आपको गड़बड़ मिलेगी वो कैसे मिलेगी सेंटेंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ वालों में कैसी गड़बड़ मिलेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड, ये क्या है, बिलीव की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट, साइंटिस्ट बिलीव करते थे, साइंटिस्ट बिलीव करते थे, क्या करते थे, दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग, जो ग्रेविटी है, जो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमेशा वस्तुओं को पुल डाउन कर देता है, नीचे की तरफ खींच लेता है, धरती पे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये बताओ मुझे, ये साइंटिस्ट बिलीव करते थे या बिलीव करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, आपके बाद आने वाली पीढ़ी जो आएगी, आपके बच्चे, आपके पोते, वो भी यही बिलीव करेंगे, और पहले भी यही करते थे। तो ये ऐसी चीज तो नहीं है जिसको हम पास्ट में लिख दें, ये हमेशा का काम है। तो ये काम जो है हमेशा का है, और जब ये काम हमेशा का है तो ये काम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, ये काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये डी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा एस, तो यहां पे आएगा बिलीव्स, क्या आएगा, बिलीव्स। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन अर्थ एवरीथिंग, ऐसे एरर मिलेगा आपको, जो यूनिवर्सल ट्रूथ चीजें हैं उनमें ऐसा एरर मिलेगा, और जो पीछे ऑलवेज वाली थी उनमें उस तरह से एरर मिलेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, मैनी एंशिएंट कल्चर्स, जो प्राचीन काल के बहुत सारे कल्चर्स थे, बिलीव्ड दैट, वो बिलीव करते थे, द अर्थ रिजेंबल्स ए फ्लैट डिस्क, रिजेंबल्स का मतलब होता है दिखाई देती है, क्या मतलब होता है इसका, दिखाई देती है। ए फ्लैट डिस्क का मतलब होता है चपटी। आपने सुना होगा अपने दादा परदादा पूर्वजों से, क्या सुना होगा, पुराने जमाने में जो लोग थे वो ज्यादा पैदल नहीं चलते थे, उनको ऐसा लगता था अगर हम ज्यादा दूर पैदल चल जाएं, कहीं धरती से गिर ना जाएं, है ना, आसमान में कहीं गिर ना जाएं धरती से, तो वो क्या है, वो पैदल नहीं चलते थे ज्यादा दूर तक। तो प्राचीन काल के जो लोग थे, तब तक इतनी खोज वोज तो हुई नहीं थी, तब तक ये तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है ब्रह्मांड में, वो सिर्फ धरती पे रहते थे, और धरती पे उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने नियम बना लिए कि भाई ज्यादा लंबा मत जाना, कभी कहीं धरती से ही गिर जाए, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं चलते थे वो। तो ये क्या बोला है, पुराने समय के जो लोग थे वो बिलीव करते थे। तो भाई पुराने जमाने के लोग तो पुराने जमाने में चले गए, आज तो मॉडर्न वर्ल्ड है, नए जमाने के लोग हैं, तो उस टाइम के लोग बिलीव करते थे तो करने दो उनको बिलीव। तो हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही बनेगा जो आज भी हो रहा है, जो आगे भी होता रहेगा। अभी वो मर गए पुराने जमाने के लोग, उनका हमें क्या लेना देना, बिलीव करते थे करने दो, वो तो जिन क्या क्या करते थे, अब वो उनको फ्लैट लगती है तो फ्लैट लगने दो। तो ये पुराने जमाने का सेंटेंस है, इसको कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, एकदम ठीक सेंटेंस है। ऐसे आपको एरर दिखेंगे। द पीपल इन एंशिएंट टाइम, जो एंशिएंट टाइम के पुराने जमाने के प्राचीन काल के जो पीपल थे, लोग थे, वो बिलीव करते थे। देखो बिलीव्ड के ऊपर ही, इसमें भी बिलीव्ड था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें तो हमने सही कर दिया, इसमें भी हमने देख लिया। अब इसमें देखो क्या कहना चाहता है, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट, वो बिलीव करते थे, क्या देखिए बिलीव करते थे, द सन मूव्स राउंड द अर्थ। ये कह रहा है कि जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? मुझे बताओ। पुराने जमाने के जो लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि जो सूरज है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उनको ऐसा क्यों लगा? उनको ऐसा इसलिए लगा कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। अब उन्होंने देखा इधर है पूरब और इधर है पश्चिम, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। उन्होंने देखा सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में चला गया। उन्होंने ऐसा लगता था हमारी पृथ्वी तो एक ही जगह है, ये सूरज ही इधर उधर चल रहा है, सूरज ही जा रहा है पूरब से पश्चिम, और फिर बाद में रात को यहाँ जाता है दोबारा पूरब में, फिर सुबह पूरब से पश्चिम चला जाता है, फिर रात को पूरब में आ जाता है निकल के, फिर पूरब से पश्चिम चला जाता है। पुराने जमाने के लोग ऐसे सोचते थे, इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है।
तो ये सेंटेंस भी ठीक है, हमें इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट में बनाने की जरूरत इसको नहीं है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता, यहां पे तो लिखा हुआ है कि सन मूव्स करता है अर्थ के चारों तरफ, सन जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन अगर यहां पे सन की जगह होता, अगर यहां पे सन की जगह होता अर्थ, देखो आपको दिखाता हूं, वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सन मूव्स अराउंड द अर्थ। ये जो सेंटेंस है इसमें वो बिलीव्ड सही है, इसमें जो है ये बिलीव्ड सही है, वो पुराने जमाने में लोग विश्वास करते थे। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता, ये बात पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब यहां पे बिलीव्ड नहीं आना चाहिए, अब यहां पे बिलीव्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिलीव्स आना चाहिए। अब आपका जो सेंटेंस है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो पुराने जमाने के लोग बोलेंगे टू एंड टू मेड फोर। अगर पुराने जमाने के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 2 and 2 मेड 4, कि 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं, अगर यहां पे लगा हुआ है बिलीव्ड, क्या लगा हुआ है? बिलीव्ड, तो यहां पे हमें इसको चेंज करने की जरूरत है बिलीव को। क्यों? क्योंकि 2 और 2 पुराने जमाने में 4 नहीं बनाते हैं, इसको मिक्स बनाओ या मेक बनाओ, 2 और 2 आज भी 4 बनते हैं, तो यहां पे बिलीव्ड में से क्या बनेगा? बिलीव्स बनेगा। इस तरह से आपका जो एरर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इससे ज्यादा और क्लियरिटी मैं नहीं दे सकता, जितना मुझे देना चाहिए था उतना हो गया। क्लास का टाइम हो गया क्या नेक्स्ट का? अच्छा 2 बजे दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो कल के लिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो कल की क्लास में हम करेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा दिया है इसको रिवाइज करके आना, कल की क्लास में आपको, कल तो नहीं होगी क्लास, कल तो संडे है, कल तो मैं लूंगा नहीं क्लास, मंडे को होगी क्लास। ठीक है, मंडे को होगी क्लास अब, और मंडे में आपको इसके आगे का जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, और जल्दी से जो है आप अपना जो नेक्स्ट क्लास है उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को। ठीक है भाई, आज सैटरडे है, कल संडे क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी डायरेक्ट अब। ठीक है, चलिए।